अगर हम लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात करें तो बेसिकली हमें व्यवहारवाद की सबसे पहले बात करें, बिहेवियरिज्म क्या होते हैं और इस पे सबसे पहले काम किसने किया, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे नाम से ही समझ रहे हो, बिहेवियर व्यवहार की बात कर रहा है। जैसे आपको कोई चीज बाहर से मिले और फिर आप में रिस्पॉन्स में चेंज हो, है ना। जैसे किसी को अवार्ड मिला, ठीक है, अवार्ड मिलके वो फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा, वैसा करने की कोशिश करेगा। अगर किसी को पनिशमेंट दिया गया तो वो सोचेगा कि अगर ऐसा करूंगा तो दिक्कत है, पनिशमेंट मिली है, मतलब एक तरह से बाहर से कोई स्टिमुलाई मिल रहा है उसको और उससे उसका जो रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, यानी कि बिहेवियर यानी कि व्यवहार, एक तरह से इस कंसेप्ट में ये बात करता है। तो चलो ये किसने बात की, क्या क्या बातें की, वो हम देख लेते हैं। तो बिहेवियरिज्म क्या है, देखिए, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि बाहर से कुछ उद्दीपन दिया गया, उससे रिस्पॉन्स उसका चेंज होना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन मेड बाय द लर्नर। जोहन बी वॉटसन and B. F. Skinner are the two principal originator of behaviorist approach to learning। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत व्यवहार में परिवर्तन पर जोर देते हैं जो शिक्षार्थी द्वारा किए गए उद्दीपक प्रतिक्रिया संघों से उत्पन्न होते हैं। जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के दो प्रमुख प्रवर्तक हैं। तो आपसे पूछे कि बिहेवियरिस्ट जो बात की है, बिहेवियरिज्म की बात की है, उसके दो मुख्य कौन किन ने बात की है, एक तो जोहन बी वॉटसन ने और एक बी एफ स्किनर ने, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इयान पावलोव के बारे में हम पहले बात करें, एक आपको क्लासिकल कंडीशनिंग नाम सुना होगा आपने, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, है ना। अभी एक एग्जांपल से हम समझेंगे, उन्होंने एक एग्जांपल देके समझाया, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। ये डॉग है, ठीक है ना, और ये फूड है, ये खाना है, और ये एक बैल है, सेकंड में आपको दिख रहा है, थर्ड में आपको दिख रहा है, यानी कि कोई घंटा है, बैल है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इवान पावलोव जिनका क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है, सीधा पूछ भी सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया, इवान पावलोव ने। तो इनमें क्या है, इन्होंने एक डॉग को खाना दिखाया, है ना, डॉग को खाना दिखाया, यानी कि फूड दिखाया डॉग को, तो उनमें सलाइवा आनी शुरू हो गई, लार मुंह में उसके आना शुरू हो गई डॉग के, ठीक है। ये बात समझ में आया। सबसे पहले हमने किसी डॉग को खाना दिखाया, खाना देख के उसके मुंह में लार आई, ठीक है। अब दोबारा हमने क्या किया, खाना के साथ साथ जब भी हम खाना देते उसके साथ हम घंटी बजा देते, जब भी हम खाना देते हैं उसके साथ हम बैल बजा देते हैं, यानी कि एक स्टिमुलस दे देते हैं, है ना, कि ये उद्दीपक के तौर पे, जैसे खाना दिया घंटी बजाई, खाना दिया घंटी बजाई, तो उसके मुंह में लार आना शुरू होगी, क्योंकि खाना तो दे ही रहे हैं। अब धीरे धीरे उसको हम तीसरी सिचुएशन में आए और हमने वहां पे खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, तो उसके दिमाग में क्या होगा कि भाई जब मुझे घंटी बजाई जाती है तो मुझे खाना भी मिलता है। उसके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा कि जब भी घंटी बज, क्योंकि हमने सेकंड स्टेज में क्या कर रहे थे, देखो, खाने के साथ घंटी बजा रहे थे, खाने के साथ घंटी बजा रहे थे, तो मुंह में उसके लार आई, क्योंकि उसको पता लग गया कि खाना जब देते हैं तो घंटी बजती है। तो हमने क्या किया, कुछ टाइम बाद सिर्फ घंटी बजाई, तो उसको लगा खाना मिलेगा, तो अभी उसके मुंह में लार आ गई, ठीक है ना। तो एक तरह से यहाँ पे हमने एक स्टिमुलस दिया उसको, जैसे स्टिमुलस के तौर पे हमने खाने के साथ घंटी का यूज किया तो भी लार आई, और फिर लास्ट में हमने सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ घंटा बजाया, वो बैल को बजाया और फिर भी लार आ गई। तो जो हमने पहली कंडीशन में फूड के साथ लार आई, दूसरे में फूड और घंटी, तो घंटी यहाँ पे एक तरह से उद्दीपक का काम कर रही है, तो यानी कि हमने कंडीशन क्रिएट की, तो उसको बोले कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। और उसके बाद उस कंडीशन स्टिमुलस में वो उस कंडीशन पे रिस्पॉन्स करना भी शुरू कर देता है। तो उन्होंने ये बताया, ये क्लासिकल कंडीशनिंग के स्टेप्स हैं कि क्या 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 मतलब है क्लासिकल कंडीशनिंग का, समझे आप इस बात को। तो ये किसने दिया, इवान पावलोव ने। इतना अगर नाम भी याद रख लेते हो, ये कंसेप्ट थोड़ा याद रख लेते हो, इतना बहुत है। मैच करने के लिए सामान्यतः पूछा जाता है, वैसे तो आप इसको बीएड में, एमएड में बहुत थ्योरेटिकल बातें होती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इतनी बात आप याद रखते हो अपने, तो बहुत बेहतर है। तो आपको सीधा पूछेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया, इवान पावलोव ने दिया। और ये बात है, पहले खाना दिखाया, मुंह में लार आई, फिर खाने के साथ हमने बैल बजाई, फिर भी उसके मुंह में लार आई, क्योंकि खाना मिल रहा था बैल के साथ, फिर सिर्फ फिर बैल बजाई सिर्फ, तो भी लार आई, क्योंकि उसको लगा खाना मिलेगा। तो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। और उसके बाद एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये बीएफ स्किनर ने दिया, और इसको हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुकूलन या निमित्ती अनुकूलन भी बोलते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं।
देखो वहां पे आपने देखा होगा क्लासिक, ये एक्टिव लर्निंग है, एक तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्रिया वाली। बेसिकली आपने अभी क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा, वहां पे डॉग कोई काम नहीं कर रहा था, हम ही बाहर से खाना दे रहे थे, ठीक है, बाहर से हमने बैल बजाई, फिर उसकी सलाइवा आ रही थी, लार आई थी। डॉग बेसिकली कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा था, हम ही कुछ चीजें चेंज कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक चूहा है, देखिए चूहा ने एक जैसे एक लीवर है, एक पत्ती है, मान लो लीवर है, एक पत्ती दबाई और पत्ती लीवर है ना, ऐसे दबाते कट की आवाज आ रही और उसको हम खाना दे रहे हैं, है ना, रिवार्ड के तौर पे। जैसे पिंजरे में आपने देखा होगा वो लीवर लगा रहता है, पत्ती सी लगी रहती है, कट की आवाज आई उसको खाना मिला, कट की आवाज आई उसको खाना मिला। तो यहाँ पे देखिए जो ये रैट है, एक चूहा है, ये काम कर रहा है ना, ऑपरेशन ये कर रहा है, एक्टिव है ये। तो एक तरह से ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, ये क्रियास्पूत अनुकूलन हो गया। तो ये किसने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया। एक बिल्कुल सिंपल सा प्रयोग है, जैसे स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया, इसके लिए लीवर वाला बॉक्स बनवाया, लीवर पर चूहे के पैर पड़ते ही खट की आवाज होती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिलता, ठीक है। यह भोजन चूहे के लिए परबलन का कार्य करता, यानी कि एक तरह से जैसे ये भोजन है उसको अच्छा लगता कि भोजन मिल रहा है। चूहा भूखा होने पर क्या करेगा, फिर वो लीवर ही दबाएगा, क्योंकि उसको लगा कि ये लीवर दबता है, कट की आवाज आती है तो मुझे खाना मिलता है। तो अब वो आगे भूख लगेगी तो क्या करेगा, उस लीवर को ही दबाएगा। तो ये एक तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई। तो आपको याद रखना है, क्लासिकल कंडीशन इवन पावलोव के द्वारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर के द्वारा, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो ये काम कर रहा है, ये लीवर को प्रेस कर रहा है जब भूख लग रही है उसको, तो ये एक्टिव हो गया ना। तो ये वाली ये डिफरेंस बेसिकली है। उसके बाद में बीएफ स्किनर ने कुछ बात की, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, इनमें क्या मतलब है। अब इसको बहुत ही आराम से समझना, बहुत शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जहां पे आपको पॉजिटिव शब्द दिख रहा है, कहीं पे भी दिखे, चाहे पॉजिटिव पनिशमेंट हो, चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, यानी कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पॉजिटिव शब्द की। जहां पॉजिटिव शब्द है इसका मतलब वहां पे कोई चीज ऐड हो रही है, ये याद रखना, कोई चीज हम जोड़ रहे हैं किसी भी चीज में, तो वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव जहां पे भी लगा हुआ हो, चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, चाहे नेगेटिव पनिशमेंट हो, नेगेटिव शब्द की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हम कोई चीज उससे हटा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब हम कोई चीज रिमूव कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या समझना है। पॉजिटिव का मतलब कोई चीज ऐड करना, नेगेटिव का मतलब कोई चीज हम रिमूव कर रहे हैं। और रीइंफोर्स करना, यानी कि आप किसी चीज को सुदृढ़ कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो। आप किसी चीज को रीइंफोर्स कब करोगे, यानी कि जो उसने व्यवहार किया है वो डिजायर्ड बिहेवियर किया है, अच्छा व्यवहार किया है, तभी उसको ये कहोगे ना ऐसा व्यवहार और कर भाई, रीइंफोर्स करोगे। अगर उसने अनडिजायर्ड बिहेवियर किया हुआ होता, अगर उसने अवांछित व्यवहार किया होता, तो आप उसको पनिशमेंट दोगे, यानी कि अनडिजायर्ड बिहेवियर। आप क्या चाहोगे कि वो अनडिजायर्ड यानी कि अवांछित व्यवहार करे या ना करे। हम चाहेंगे अवांछित व्यवहार ना करे, अवांछित या अनडिजायर्ड बिहेवियर डिक्रीज हो। जबकि आप जो वांछित व्यवहार है, आप जो चाह रहे हो वैसा व्यवहार हो रहा है, डिजायर्ड बिहेवियर हो रहा है, तो डिजायर्ड बिहेवियर को आप क्या चाहोगे, वो करे या ना करे, करे। डिजायर्ड बिहेवियर तो हम इंक्रीज चाहेंगे, यानी कि हम उसको रीइंफोर्स करना चाहेंगे। तो डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए तो रीइंफोर्स किया जाता है, यानी कि वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए तो हम कहेंगे बढ़ाओ, और जो अवांछित व्यवहार है उसको घटाने के लिए पनिशमेंट किया जाता है। अब हम एग्जांपल के साथ आराम से समझेंगे, शांति से समझना। देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की। पॉजिटिव देखो, समथिंग इज एडेड, तो पॉजिटिव की बात आ गई, समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ा जाता है। वांछित व्यवहार है, वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट है, उसने अपनी क्लास में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आपने हल्का सा उसके सामने स्माइल किया, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कोई कि वाह शाबाश बहुत बढ़िया काम किया। तो ये आपने स्माइल किया, आपने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, ये चीज ऐड कर रहे हो आप,
तो यानी कि पॉजिटिव हो गया। और आप डिजायर्ड बिहेवियर, जो उसने व्यवहार किया है उसको आप बढ़ाना चाहोगे कि फ्यूचर में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करे, यानी कि इंक्रीज बिहेवियर को आप क्या जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसको आप क्या करना चाह रहे हो, इंक्रीज करना चाह रहे हो। तो वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ा जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छे प्रदर्शन पर छात्र को मुस्कुराएं और उसकी हम तारीफ करें तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। अगर हम बात करें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखो रीइंफोर्समेंट तो मतलब यही है कि वो व्यवहार तो डिजायर्ड ही कर रहा है, हमें उसी को बढ़ाना है, रीइंफोर्स तो करना है, डिजायर्ड बिहेवियर को तो बढ़ाना ही है, रीइंफोर्स करना है। लेकिन यहां कह रहे हैं नेगेटिव, यानी कि कोई चीज हटा के हम वांछित व्यवहार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, समथिंग इज रिमूव टू इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर। डिजायर्ड बिहेवियर तो दोनों में ही हो रहा है, उसी को इंक्रीज करेंगे क्योंकि रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसमें हम ऐड कर रहे थे, इसमें हम रिमूव करेंगे। जैसे गिव ए फ्री होमवर्क पास फॉर टर्निंग इन ऑल असाइनमेंट। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए कुछ हटा दिया गया है, उदाहरण के लिए सभी कार्य को पूरा करने के लिए निःशुल्क गृह कार्य पास दें। जैसे इसमें क्या है, ऐसे सीधा सीधा समझ लो, जैसे आप किसी बच्चे को बोला कि आप ये काम असाइनमेंट अगर ढंग से कर लोगे, सही समय पर आपको दिया गया काम कर लोगे तो आपको घर होमवर्क नहीं करना, चलो आप घर पे जाके खेल लेना आराम से। तो आपका होमवर्क हमने रिमूव कर दिया, होमवर्क हटाया है और बोला है कि आप ये असाइनमेंट है अच्छे से तैयार करो, यानी कि डिजायर्ड बिहेवियर आप अच्छे से बढ़ाओ और आपको हमने वो एक्स्ट्रा बर्डन होमवर्क का हमने रिमूव कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपको रीइंफोर्स तो कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज हटा के, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इस बात को समझ में आ गई। चलो, बहुत बेसिक सी बात है लेकिन यहाँ शब्दों का कंफ्यूजन हो जाता है। अब है पॉजिटिव पनिशमेंट। देखो, आप पनिशमेंट किसको दोगे, यानी कि सजा देना किसी को, सजा किसको दी जाती है, वो डिजायर्ड बिहेवियर नहीं कर रहा, वो अनडिजायर्ड बिहेवियर कर रहा है, अवांछित व्यवहार कर रहा है, इसीलिए तो पनिशमेंट देंगे। तो अब आप अनडिजायर्ड बिहेवियर वो कर रहा है, अवांछित व्यवहार वो कर रहा है, तो अनडिजायर्ड बिहेवियर को आप घटाना चाहोगे या बढ़ाना चाहोगे, अनडिजायर्ड या अवांछित व्यवहार को तो हम डिक्रीज यानी कम ही करना चाहेंगे। हम इंक्रीज किसको करते हैं, जो डिजायर्ड या वांछित व्यवहार कोई कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें डिक्रीज करना है जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है, पॉजिटिव में कुछ चीज ऐड करके, नेगेटिव में वही बात कुछ चीज रिमूव करके। तो देखिए, पॉजिटिव पनिशमेंट, समथिंग इज एडेड यानी कि पॉजिटिव टू डिक्रीज अनडिजायर्ड बिहेवियर, अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए कुछ जोड़ा जाता है। डिक्रीज क्या करना है, अनडिजायर्ड बिहेवियर, और कुछ ऐड किया जाता है, जैसे गिव स्टूडेंट डिटेंशन फॉर फेलिंग टू फॉलो द क्लास रूल्स। उदाहरण के लिए बच्चों को बोला गया है कि अगर तुमने कक्षाओं के नियमों का पालन नहीं किया तो छात्रों को दंड दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे रैप्टे पड़ेंगे, है ना, डिजिटल रैप्टे पड़ेंगे। उदाहरण के लिए कक्षा के नियम पालन नहीं करने पर छात्रों को दंड देना। तो देखिए, यहाँ पे दंड यानी कि हम उनको क्या कर रहे हैं, डिटेंशन कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, यानी कि कुछ चीजें जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, और क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो यानी कि अनडिजायर्ड बिहेवियर को पहले उनको डिक्रीज करना पड़ेगा, जो अवांछित व्यवहार कर रहे हैं उसको डिक्रीज करेंगे, क्या चीज करके, कुछ चीजें जोड़ के, जैसे यहाँ पे हम दंड दे रहे हैं, रैप्टे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया। एक है नेगेटिव पनिशमेंट, यहाँ पनिशमेंट तो दे रहे हैं हम, लेकिन कुछ चीज हटा के हम पनिशमेंट दे रहे हैं, कुछ चीज हटा के, हमें अनडिजायर्ड बिहेवियर है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज रिमूव करके। देखिए, समथिंग इज रिमूव्ड टू डिक्रीज अनडिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए कुछ हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, मेक स्टूडेंट मिस देयर टाइम इन रिसेस फॉर नॉट फॉलोइंग द क्लास रूल्स। उदाहरण के लिए, कक्षा के नियमों का पालन न करने के कारण अवकाश में अपना समय गंवा देंगे। या फिर हम यूं बोले कि बच्चों को ये बोला कि अगर आप क्लास के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, कक्षा के नियमों का पालन नहीं करोगे, तो जो आपको रिसेस मिलता है, एक बीच में छुट्टी मिलती है, वो नहीं मिलेगी। तो बच्चे कहेंगे, अगर ये पनिशमेंट है, यानी हमने कुछ चीज नेगेटिव यानी कुछ चीज हटा लिया, वो जो छुट्टी मिलती है बीच में आपको रिसेस की, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखना, अगर ये रूल नहीं फॉलो किया है क्लास का तो ये पनिशमेंट होगी। कैसा, कुछ रिमूव कर रहे हैं रिसेस को, ये तो नेगेटिव पनिशमेंट होगी। तो ये चीज है, तो यह समझ में आई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब प्लस माइनस जोड़ेंगे और एक में रिमूव करेंगे, और जो रीइंफोर्समेंट होगा उसमें डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाएंगे, जो
पनिशमेंट होगा उसमें अनडिजायर्ड बिहेवियर को क्या करेंगे, डिक्रीज या कम करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक है मॉडलिंग बिहेवियर, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व या अवलोकन करके सीखना, या मॉडलिंग बिहेवियर, ये बेसिकली बच्चों में पाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है ये किसने दिया, ये नाम याद रखना, अल्बर्ट बंडूरा जी ने सजेस्ट किया। ये मॉडलिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग को प्रेक्षणात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने सुझाव दिया कि मॉडलिंग विभिन्न प्रकार का आधार है, किसका, बच्चों के व्यवहार का। बच्चे अपने आसपास को लोगों को देखकर कई अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडलिंग बिहेवियर किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। अब एक अल्बर्ट बंडूरा जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे चीजें सीखते हैं, वो अभी बात करेंगे अब। तो ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा जी का। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया गया इनके द्वारा। बोबो डॉल एक तरह से गुड्डा था कोई, है ना, जैसे हम आप टेडी बियर टाइप यूं मान लो, बोबो डॉल एक गुड्डा है। तो क्या किया उन्होंने, आप ऐसे समझिए इसको, कुछ ग्रुप बनाएंगे बच्चों के और एक शॉर्ट फिल्म बनाएगी, जैसे शॉर्ट फिल्म, जैसे फिल्म दिखाते हैं ना बच्चों को, छोटी छोटी फिल्म दिखा दिया, शॉर्ट फिल्म दिखाएगी। एक फिल्म में क्या था, एक क्लिप में क्या था कि बहुत सारे खिलौने रखे गए, उस वीडियो की बात कर रहा हूं, और एक बहुत बड़ा बोबो डॉल रखा गया, एक गुड्डा रखा गया, ठीक है। और इस फिल्म में क्या था, बहुत सारे बच्चे इस बोबो डॉल को पीट रहे हैं, ठीक है ना, पीट रहा है, और जो पीट रहा है ना उसको हम गिफ्ट दे रहे हैं, उसको हम रिवार्ड दे रहे हैं। जो पहली फिल्म में हमने क्या किया, जो बोबो डॉल को कोई पीट रहा है ना, जैसे एक मूवी चल रही है उसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं, और उस खिलौने में जो बोबो डॉल है, बड़ा सा एक गुड्डा रखा हुआ है, उसको एक बच्चा पीट रहा है बहुत ज्यादा, और उसको हम क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कि वाह तुमने पीटा। एक फिल्म है जिसमें जो वो सेम एक और फिल्म बनाई गई है, उसमें बोबो डॉल रखा हुआ है, और उस बोबो डॉल को वो जो बच्चा पीट रहा है, इस बोबो डॉल को, बहुत सारे खिलौनों में बोबो डॉल को पीट रहा है, उसको हम गिफ्ट ना देके उसको हम पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको हम सजा दे रहे हैं, उसको हम रैप्टे मार रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं किसी भी तरह की, ठीक है। दो फिल्म होगी, पहले में जो पीट रहा है उसको हम रिवार्ड दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ इनाम दे रहे हैं। दूसरे में जो बच्चा क्लिप में या फिल्म में पीट रहा है उसको हम सजा दे रहे हैं। और तीसरी फिल्म में हमने कुछ नहीं किया, उसको जो पीट रहा है उसको ना रिवार्ड दिया, ना उसको कोई हमने पनिशमेंट दिया। एक क्लिप ऐसी है। तो अब आप देखिए, कुछ बच्चों को तो ये वाली फिल्म दिखाई जिसमें किसी बच्चे को जो पीट रहा था उसको गिफ्ट मिला, इन बच्चों को ये दिखा दी, ये फिल्म दिखा दी। एक ग्रुप के फिल्म ये दिखाई, एक ग्रुप को ये फिल्म दिखाई जो जिसको पीट रहा था बोबो डॉल को, उसको सजा मिली थी, एक ग्रुप को ये फिल्म दिखा दी, और एक ग्रुप को ये तीसरी वाली फिल्म दिखाई। तो फिर अब क्या किया, इन ग्रुप के बच्चों को जिन्होंने ये फिल्म देखी थी उनको अलग अलग कमरे में एक बोबो डॉल के साथ रख दिया गया। तो अब देखो उनको ऑब्जर्व किया गया, तो जो बच्चे वो फिल्म देखे थे जिसमें बोबो डॉल को पीटने के बाद गिफ्ट मिल रहे थे, तो वो बच्चे वास्तव में बोबो डॉल को पीट रहे थे क्योंकि उनको लगा कि हमें गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और उसमें सबसे जो कम अग्रेसिव बच्चे थे बोबो डॉल के साथ, वो बच्चे थे जिनको बोबो डॉल के पीटने पर पनिशमेंट वाली फिल्म देखी थी। तो उनको डर लग रहा था कि अगर हमने बोबो डॉल को पीटा तो हमें सजा मिलेगी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था उनका। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट ये है किसके द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा जी के द्वारा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। ये मैंने कुछ भाषाएं जो सीधा सीधा लिख भी दिया है ना, हिंदी में आप पढ़ लेना, यही बात है, ठीक है, ठीक है जी। और एक ही आपको याद रखना है, सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, याद रखना है। ये वेगोत्स्की के द्वारा दी गई है। ये आपको मैच करना, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेओ वेगोत्स्की के द्वारा, जो रशिया में जन्मे 1896 में, इनके द्वारा दी गई। और एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। ये कोहलबर्ग जी के द्वारा दिया गया, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। और इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे में या किसी में जो नैतिकता का विकास होता है उसमें कुछ लेवल बताए। उन्होंने 3 लेवल की बात की, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल की बात की। और उन्होंने इन लेवल के अंदर स्टेजेस की बात की, यानी कि हर लेवल में उन्होंने 2 स्टेज रख दी, यानी कि टोटल 6 स्टेजेस की बात की है और 3 लेवल की बात की है। और क्या क्या बातें की इन्होंने नैतिक विकास की, कौन से लेवल में क्या बात की, अभी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से 3। पहले तो आपको ये याद रखना है कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोहलबर्ग जी के द्वारा दी गई।
और इसमें इन्होंने देखिए पहला लेवल है इनका प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर। इन्होंने पहले लेवल में क्या बात की, देखिए ये जो सबसे पहला लेवल है, द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग स्पेशली कॉमन इन चिल्ड्रन। ये जो पहला लेवल है ये सामान्यतः बच्चे हैं उनमें विशेष तौर पे आम है ये। हालांकि ये जो ऑल्दो अडल्ट कैन आल्सो एग्जिबिट यूनिट दिस लेवल ऑफ रीजनिंग, हालांकि वयस्क भी इस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं इस तरह का। रीजनर्स एट दिस लेवल जज द मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन बाय इट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली इस तरह का जो तर्क करता है वो किसी भी क्रिया की नैतिकता को उसके प्रत्यक्ष परिणामों से आंकते हैं। बेसिकली जो इस लेवल में होंगे, जो प्री कन्वेंशनल में, वो हम देखेंगे कि ये इससे हमारे को रिजल्ट क्या होगा, इससे हमें परिणाम क्या मिलेगा ये काम करने से, उससे उसकी नैतिकता का विकास होगा। यानी कि रीजनर्स एट दिस लेवल जज द मॉरलिटी ऑफ ए एक्शन बाय इट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इस स्तर पर तर्ककर्ता किसी क्रिया की नैतिकता को उसके प्रत्यक्ष परिणामों से आंकते हैं कि इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे इसमें दो स्टेजेस इन्होंने रखी। पहली स्टेज है जैसे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, हाउ कैन आई अवॉइड पनिशमेंट, यानी आज्ञाकारिता और सजा उन्मुखीकरण। वो सबसे पहले ये प्रयास करता है कि मैं सजा से कैसे बच सकता हूं, इससे उससे मॉरल डेवलपमेंट हो सकता है कि इससे मुझे सजा ना मिले, मैं आज्ञाकारिता रहूं, पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। एक है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि स्व रुचि उन्मुखीकरण, या वो उसके लिए क्या है अगर वो ऐसा करेगा तो, या फिर उसको उसके क्या लाभ मिलेगा अगर ये करेगा तो, उससे भी उसमें मॉरल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है स्पेशली बच्चों के अंदर कॉमन होती है और ये अडल्ट में भी हो सकती है। इसमें दो स्टेजेस की बात की है ये कि इन दो स्टेजेस के साथ इसमें क्या हो सकता है, मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिकता का विकास। और अब हम बात करें लेवल 2 के बारे में, और लेवल 2 कौन सा है, दैट इज कन्वेंशनल लेवल, है ना। यानी कि हमने लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल की बात की, अब है लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। और ये क्या है, देखिए पारंपरिक जो स्तर है उसमें क्या है, द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग इज टिपिकल ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट। जब हमने लेवल 1 की बात की थी, जो प्री कन्वेंशनल लेवल था, उसके अंदर हमने क्या बात की, जो बच्चे हैं उनके लिए, और ये जो किशोर अवस्था में और वयस्क अवस्था में उनके लिए बेसिकली विशिष्ट है, जो पारंपरिक तरीके से तर्क करते हैं, समाज के विचारों और अपेक्षाओं से तुलना करके कार्यों की नैतिकता का ये न्याय करते हैं। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है, एक्शन बाय कंपेयरिंग देम टू सोसाइटीज व्यू एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे कंपैरिजन से मॉरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आप दो स्टेज को देखिए, आपको दोनों स्टेज से पता लगेगा आपको जो कन्वेंशनल में है। जैसे गुड गर्ल, गुड बॉय बोला जाता है ना, एक एटीट्यूड कि आप गुड गर्ल है, बैड गुड बॉय है, तो उस तरह से चीजों का डेवलपमेंट होना, ये कंपैरिजन की बात होगी ना। इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसे गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, पारस्परिक सहमति और अनुरूपता, अच्छे लड़के अच्छी लड़की का जो रवैया है उससे, या फिर अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी कि प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास बनाए रखने के लिए, यानी कि लॉ और ऑर्डर मॉरलिटी की बात करना, कानून और व्यवस्था की नैतिकता की बात करना। तो ये लेवल 2 बताता है, और ये बेसिकली यहाँ पे कंपेयर होता है, कंपेयर देम टू सोसाइटीज व्यू एंड एक्सपेक्टेशंस। वहां पे हमने देखा लेवल 1 में कि डायरेक्ट रिजल्ट क्या परिणाम आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस पे बात कर रहे थे। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं सोसाइटीज के विचारों पे, समाज के विचार की, और एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षा, उससे नैतिकता या मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कोलबर्ग, ठीक है। अगर लेवल 3 की बात करें, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल, और ये एक प्रिंसिपल लेवल है। जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्रिंसिपल लेवल। एक ये प्रिंसिपल लेवल है, और इसमें क्या है, दिस इज ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट इंडिविजुअल्स आर सेपरेट एंटिटीज। देखिए इंडिविजुअल्स आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम सोसाइटी, ये रियलाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। ग्रोइंग फेज है कि जो एक सोसाइटी से अलग है, कि इंडिविजुअल है उसकी एक अलग मतलब पहचान है ना। इंडिविजुअल्स आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम सोसाइटी एंड दैट द इंडिविजुअल्स ओन पर्सपेक्टिव मे टेक precedence our society's view, they may disobey rules inconsistent with their own principle। कह रहे ना कि पोस्ट पारंपरिक स्तर, जिसे सैद्धांतिक स्तर के रूप में भी जाना जाता है, वहां एक बढ़ता हुआ एहसास है कि व्यक्ति समाज से अलग है, और यह है कि व्यक्ति अपना एक व्यक्ति का अपना भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि ग्रोइंग फेज है, पोस्ट कन्वेंशनल है, समाज के दृष्टिकोण पर ये वरीयता लेते हैं,
और अपने स्वयं के सिद्धांत के साथ अगर कोई भी असंगत चीज हो रही है, कोई भी नियम हो रही है, उसका अवज्ञा भी कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात पोस्ट कन्वेंशनल। यानी यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है, सामाजिक अनुबंध अनुमुखीकरण, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंस जो होता है, सिद्धांतिक विवेक की बात होती है। तो बेसिकली ये पोस्ट कन्वेंशनल है। तो 3 लेवल हो गए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और हर एक लेवल में 2 स्टेज की बात की है हमने, यानी कि टोटल 6 स्टेज हो गई इस मॉरल डेवलपमेंट में जो कोहलबर्ग जी ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से लेवल में क्या क्या बातें की है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग। अब आगे हम बात करते हैं ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, एक्सपीरियंस से यानी कि अनुभव से। ये थ्योरी किसने दी है? ये डेविड एल कॉल्ब ने दी है। तो ये आपको पहली बात तो ये याद रखना है, सीधा मैच करने से पूछा जा सकता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया? डेविड एल कॉल्ब के द्वारा दिया गया। और ये नाम से भी सीख रहे आपको पता लग रहा है कि अनुभव से चीजों को सीखना, अनुभवजन्य एक्सपीरियंस। देखो, एक्सपीरियंस लर्निंग इज ए साइक्लिकल प्रोसेस दैट capitalize on the participants experience for acquisition of knowledge, यानी कि अनुभवजन्य अधिगम एक चक्रीय प्रक्रिया है जो ज्ञान अर्जन के लिए प्रतिभागियों के अनुभव का लाभ उठाती है। और दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, थिंकिंग, प्लानिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यू। क्या है कि इस प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारित करना, सोचना, योजना बनाना, है ना, चिंतन करना, प्रयोग करना, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना, रिव्यू यानी कि समीक्षा करना, ये सब शामिल होता है। जैसे एक्सपीरियंस, अनुभव से चीजों को सीखना, दिस इज गिवन बाय डेविड एल कॉल्ब। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। और एक है बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि सीधा सीधा कि बायो इकोलॉजिकल मॉडल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी कि मानव विकास का बायो इकोलॉजिकल मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया है? यूरी ब्रनफर्डर के द्वारा दिया गया है, एक रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इनके द्वारा दिया गया है। और ये किस बेसिस पे, कौन से आइडिया पे बेस्ड है? ये बेसिकली कि कोई भी जो डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, उसमें उसका जो पेरेंट्स है या फिर उनके जो केयर टेकर है, जो उनकी परवाह कर रहे हैं, उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, और ये रिलेशनशिप किससे मेंटेन या मैनेज होता है, कि उनका वर्क प्लेस क्या है, स्कूल कौन सा है, किस कम्युनिटी में रहते हैं, ये सारी चीजें हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और इन्होंने अपने जो मॉडल के अंदर कई तरह की बात की कि कौन कौन सी चीजें हैं वो माइक्रो सिस्टम में, मेसो में, मैक्रो तक इन्होंने बात की है। यानी कि इमीडिएट फैमिली को कहां रखेंगे, नेबरहुड को कहां रखेंगे, होम को कहां रखेंगे, स्कूल को कहां रखेंगे, ये बातें की। और यहां से क्वेश्चंस भी पूछा गया है, वो भी मैं बात करूंगा। तो देखो, बायो इकोलॉजिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट द रिलेशनशिप children have with parents and caregiver impact their development। सीधा सीधा ये इस विचार पर आधारित है कि बच्चों के माता पिता और देखभाल करने वाले को के साथ संबंध उनके विकास को प्रभावित करते हैं, कि उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, एंड दैट दीज रिलेशनशिप आर अफेक्टेड बाय देयर वर्क, स्कूल, कम्युनिटी सेटिंग which are in turn affected by broader social, cultural and policy condition। ये रिश्ते उनके काम है, किस तरह से वर्क प्लेस है उनका, स्कूल और सामुदायिक सेटिंग से प्रभावित होते हैं, जो बदले में एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और उनकी जो पॉलिसी है, नीति है, उसको प्रभावित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने जो बात की है बेसिकली माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। तो इन्होंने क्या, देखो जो चीज इसमें है, ये इसका मतलब तो समझते हो ना कि जो ऊपर वाला है इसमें ये नीचे वाले, इस बॉक्स की चीजें तो है ही सर्कल की, और अपनी भी होगी। तो जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो माइक्रो सिस्टम है, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट या कौन कौन सी चीजें रखी गई है? माइक्रो सिस्टम में होम रखा गया है, स्कूल रखा गया है, नेबरहुड रखा गया है, इमीडिएट फैमिली यानी कि आपको एकदम नजदीकी जो फैमिली है वो रखी गई है, जो रिश्तेदार नजदीकी एकदम। तो ये आपके माइक्रो सिस्टम में रखे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। कौन कौन से? होम है, स्कूल है, नेबरहुड है और इमीडिएट फैमिली है। अगर हम उसका थोड़ा सा मेसो सिस्टम की तरफ चले जाए तो उसमें क्या हो गया? स्कूल, नेबरहुड, वर्क प्लेस और ये और शामिल हो गए मेसो सिस्टम में। और एक्सो में बात करेंगे तो मास मीडिया हो गया, कम्युनिटी आपकी सर्विसेज होगी, सामुदायिक जो सेवाएं होती है, और ये पेरेंट्स का वर्क प्लेस, ये सब किस में आ गया? एक्सो में आ गया। और मैक्रो में क्या आ गया? मैक्रो में आ गया इस कल्चरल वैल्यूज यानी कि सांस्कृतिक मूल्य आ गए, बिलीफ, विश्वास, कस्टम, रीति रिवाज, लॉ यानी कि नियम, ये किस में आ गए? मैक्रो सिस्टम में आ गए।
तो ये माइक्रो, मीजो, एक्सो और मैक्रो सिस्टम, ये बायो इकोलॉजिकल मॉडल में इन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीजें वो माइक्रो में आएगा, कौन कौन सा मीजो में, कौन कौन सा एक्सो में और कौन कौन सा मैक्रो इकोसिस्टम में आएगा। तो एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रेनफेल्डर्स बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, माइक्रो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि यूरी ब्रेनफेल्ड के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न संगठित करती है। क्या क्या चीज होता है माइक्रो में? हमने बात देखी है, इमीडिएट फैमिली होती है, बिल्कुल होती है। स्कूल हमने देखा है होता है। बिलीफ और कस्टम ये उस माइक्रो में नहीं है, ये तो बहुत ऊपर जाके हमने बात की थी। नेबरहुड भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट, ए, बी और ई उसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो माइक्रो के अंदर, मेसो, एक्सो और मैक्रो के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो थ्योरीज की हमने बात की है, बहुत आराम से ध्यान रखना है। और इन थ्योरी में आपको ये याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, इनका नाम मैच करने से पूछा जा सकता है। और इनके जो बेसिक बातें इन्होंने की है वो बहुत याद रखनी है, यानी कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाया करो, की पॉइंट्स लिखा करो कि ये बात है, ये इनके द्वारा दी गई, ये बात है, ये इनके द्वारा दिया गया। तो जब रिवीजन करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आप हमेशा खुश रहो और इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।